हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा डे 5 है रिवीजन वीडियो का, जहाँ पे फिक्स इनकम का एक नया रीडिंग लेंगे। और आज का रीडिंग का नाम है फिक्स्ड इनकम मार्केट्स फॉर कॉर्पोरेट इशूअर। ठीक है, हमने क्या देखा था, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ओवरऑल फिक्स्ड इनकम और उसके मार्केट के बारे में, हमने क्या देखा था, फिक्स्ड इनकम के प्राइमरी दो ही इशूअर होते हैं, या तो फिर कॉर्पोरेट होता है, करेक्ट, या हमने बोला था कि फिक्स्ड इनकम का मेजर इशूअर गवर्नमेंट होगा, करेक्ट। तो ये चैप्टर में हम जो भी डिस्कशन करेंगे दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट। अब हमारे पास सेम रीडिंग है, जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगी उस पे हम गवर्नमेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक ये रीडिंग में हम जो डिस्कस करेंगे इट विल बी एवरीथिंग अराउंड व्हेन कॉर्पोरेट आर इन नीड ऑफ फंड्स। तो वो क्या क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो कैसे कैसे टाइप के बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, और वो कैसा कैसा फिक्स्ड इनकम ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करी ना, हमने कॉर्पोरेट्स को 4 डायमेंशंस में डिवाइड किया। ठीक है, क्या डायमेंशन में डिवाइड किया, हमने बोला कि कॉर्पोरेट में दो टाइप का कॉर्पोरेट हो सकता है, या तो फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या तो फिर वो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका मेजर बिजनेस इज आइदर लेंडिंग और बोरोइंग और प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सर्विसेज और प्रोवाइडिंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, कोई नॉर्मल एफएमसीजी बिजनेस हो गया, ई कॉमर्स बिजनेस हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो पहले हम कंपनी को डिवाइड करेंगे कि भाई ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हमने ये डिवाइड कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, जो इनकम जो आपका लेंडिंग रिक्वायरमेंट है, जो आपका बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो हमको 4 डायमेंशन मिल जाएंगे। क्या होगा, फर्स्ट डायमेंशन होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म, सेकंड डायमेंशन होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म, थर्ड डायमेंशन होगा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म, फोर्थ डायमेंशन होगा, थर्ड डायमेंशन होगा नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म, और फोर्थ डायमेंशन होगा अपना नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म। तो 4 क्वाड्रेंट्स में हमने ब्रेक कर दिया, और फिर ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट को हम लोग समझेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक ही टॉपिक है, रीपर्चेज अग्रीमेंट का। वो जब हम पढ़ेंगे मैं बता दूंगा, इसको खाली एक नॉर्मल रीडिंग मार लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ ध्यान देने जैसा है नहीं। तो एज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसको अपना टाइम एकदम एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, इसको खाली एक नजर से भी निकाल लोगे तो चलेगा। ठीक है, उतना काम का ये टॉपिक है नहीं, एटलीस्ट ये वाला पोर्शन ऑफ द काम का नहीं है। जब हम लोग रीपर्चेज अग्रीमेंट में आएंगे मैं बता दूंगा आपको, तो उस पर अपन को ध्यान देना है, चलेगा। चलो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या है, यूजुअल पर्पस फॉर फंड रेज इज इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने शॉर्ट टर्म फंडिंग ऑप्शन की बात करी, हम बोल रहे हैं हम शॉर्ट टर्म फंडिंग ऑप्शन की बात कर रहे हैं, और उसमें हम नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को पैसे क्यों चाहिए, पैसे इसलिए चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। इन्वेस्टमेंट किस पे करेगा, अपना बिजनेस एक्टिविटी पे इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वर्किंग कैपिटल पे इन्वेस्ट करेगा। वर्किंग कैपिटल के एसेट ही तो है, तो वो अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ठीक है, देयर आर टू कॉमन मोड्स थ्रू विच फंड्स आर रेज्ड, लोन फाइनेंसिंग एंड सिक्योरिटी बेस्ड फंडिंग। तो इसमें भी वही लिखा है कि या तो फिर मैं लोन ले सकता हूँ, या सिक्योरिटी बेस्ड फंडिंग मतलब बॉन्ड्स वॉन्ड्स कुछ इशू कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं लोन फाइनेंसिंग का क्या बोला जा रहा है। ऑल्सो नोन एज बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट, एंड इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड द बैंक टू ड्रॉ डाउन फंड एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लोन फाइनेंसिंग में क्या होता है, बैंक और मैं, अगर मैं कंपनी हूँ, मैं एक अग्रीमेंट में एंटर कर दूंगा जिसमें बैंक बोलेगी ठीक है चल मैं तेरे को 1 करोड़ का लिमिट देता हूँ, और आई एम गिविंग यू $100,000 लिमिट, as and when you require it you can draw, means you don't need to draw everything at once, but as and when you require it you can draw from it। ठीक है, primarily consists of 3 type, 3 तरीके के होते हैं, uncommitted line of credit, committed line of credit and revolving line of credit। so basically uncommitted, committed और revolving में difference क्या होता है, it is the difference, जो difference होता है वो होता है बैंक का commitment। एक में जो बैंक ने कमिट कर दिया, बैंक उसको चेंज नहीं कर सकती, जो होता है कमिटेड। अनकमिटमेंट में क्या है, बैंक बोल सकती है कि यार मैं फंडिंग रोक रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को अब ठीक नहीं लग रहा है। और आपका ऑपरेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि बैंक आपको लिमिट दे देगा लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा। ठीक है, पढ़ते हैं मोटा मोटा क्या लिखा हुआ है।
इट इज अनकमिटेड इन द सेंस दैट बैंक कैन रिफ्यूज टू लेंड व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज। यहाँ पे क्या है, बैंक चार्जेस अ मिनिमम कमिटमेंट फीस ऑन आइदर फुल और अनयूज्ड अमाउंट ओवर द कमिटमेंट पीरियड। ठीक है, तो बैंक ने कमिट कर दिया तो बैंक को देना ही पड़ेगा। सिंस बैंक वो कमिटमेंट कर रहा है, बैंक उसके बदले आपसे एक चार्जेस लेगा। ठीक है, रिवॉल्विंग क्या है, बैंक टिपिकली प्लेसेस अ रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट ऑन द बोरोअर अंडर सच एन एग्रीमेंट। ठीक है, मैं भी इसको बहुत लाइटली पढ़ा रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर ऊपर से अपने को देखना, अपने को बहुत इंटेलिजेंटली हमारा रिविजन करना है। ठीक है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी बेस्ड फंडिंग। सिक्योरिटी बेस्ड फंडिंग क्या होता है, हमने देखा सिक्योरिटी क्या होता है, उसका एक एग्जांपल देखा बॉन्ड। अब हम यहाँ पे देखेंगे और कौन से सिक्योरिटीज एक नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इशू कर सकता है। पहला ऑप्शन है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। यूजुअली इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस, लोअर फंडिंग कॉस्ट देन एक्सटर्नल लोन। तो जब कमर्शियल पेपर इशू करता है तो उसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। मैच्योरिटी टिपिकली लेस देन 3 मंथ, तो एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म के लिए होगा। करेक्ट, ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अगर किसी कंपनी को खाली 3 महीने के लिए पैसे चाहिए तो वो इशू कर सकता है, तो आपको ऑप्शन में कमर्शियल पेपर टिक करना पड़ेगा। टिपिकली इशूड बाय फर्म्स टू फंड वर्किंग कैपिटल एज अ टेम्पोररी सोर्स ऑफ फंड बिफोर इशूइंग अ लॉन्गर टर्म डेट। तो क्या बोल रहा है कि आप कमर्शियल पेपर कब इशू करते हो, आप कमर्शियल पेपर तब इशू करते हो जब आपको एक बीच में एक फंडिंग चाहिए ताकि आप एक लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सको, इसीलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिज क्यों, क्योंकि आप ब्रिज बना रहे हो। सपोज इफ यू आर एट पॉइंट ए, ठीक है, आपको पॉइंट बी तक जाना है। पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी है लॉन्ग टर्म फंडिंग सोर्स, लॉन्ग टर्म फंडिंग। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए जो आप रास्ता लोगे, जो आप ब्रिज लोगे, दैट ब्रिज इज कमर्शियल पेपर, इसीलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, कमर्शियल पेपर इज ऑफन रीशूट का मतलब क्या है, अब तो ये 3 महीने के लिए आपने इशू किया, लेकिन सपोज आपको 3 महीने बाद पता चला कि बॉस यार मैं या तो फिर पैसे चुका नहीं पाऊंगा या मेरे को और 3 महीने के लिए पैसे चाहिए, तो क्या करेंगे, ये वाला कमर्शियल पेपर को रिडीम करेंगे और फिर से कमर्शियल पेपर इशू करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कमर्शियल पेपर इज री इशूड। और रोल्ड ओवर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये प्रैक्टिकल्स में भी आता है, न्यूमेरिकल में भी आता है, इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, सपोज 3 महीने के बाद आपको जब रियलाइज हो रहा है यार बॉस मेरे को तो फंड्स चाहिए, तो आप उसको फिर से री इशू करते हो, उसको आप बोलते हो यू आर रोलिंग ओवर द कमर्शियल पेपर व्हेन इट मैच्योर्स। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, the risk that a company will not be able to sell new commercial paper to replace the maturing paper is known as rollover risk। इसमें क्या हुआ, rollover risk क्या होता है ना कि देखो कंपनी ने आज तो कमर्शियल पेपर इशू कर दिया, उसके बदले पैसे भी ले लिए, 3 महीने बाद तो कंपनी को तो पैसे देने, रिडीम करना है कमर्शियल पेपर। रोल ओवर रिस्क क्या बोलता है कि आपने जब एक कमर्शियल पेपर रिडीम करा, ये जो रिस्क कि आप नए कमर्शियल पेपर इशू करके पैसे ना रेज कर पाओ, दैट रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रेज फंड्स अगेन by reissuing the paper is known as rollover risk। भाई आज के पॉइंट पे तो मैंने पैसे रेस कर लिए, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट पैसे कब रेस करने, 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने बाद तो ये वाला पेपर तो रिडीम हो जाएगा। अब 3 महीने बाद कोई गारंटी थोड़ी ना है कि बॉस मैं पैसे रेज ही कर लूंगा। 3 महीने बाद का कोई गारंटी है क्या मैं पैसे रेज कर लूंगा, कुछ गारंटी है तो बोलो, गारंटी तो है नहीं। तो वो जो रिस्क है कि भाई मैं पैसे शायद ना रेस कर पाऊं, उसको बोलते हैं रोल ओवर रिस्क। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अपना कमर्शियल पेपर मोटा मोटा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, टू मैनेज दिस रिस्क बोरोवर मेंटेन बैकअप लाइन ऑफ क्रेडिट विद द बैंक। तो क्या हो गया भाई, कमर्शियल रिस्क का, कमर्शियल पेपर का रिस्क को मैनेज करना है तो क्या करते हैं, साइड में बैंक के साथ अग्रीमेंट करके रखते हैं कि भाई अगर पैसे चाहिएगा तो तू दे देना, समझे। CP in United States are typically issued as a pure discounted security, making a single payment equal to the face value at maturity। बेसिकली क्या बोल रहा है
कमर्शियल पेपर को जीरो कूपन बॉन्ड की तरह इशू किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समझ लेना, जीरो कूपन बॉन्ड की तरह इशू किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऑप्शंस जब कोई कंपनी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर सपोज कोई कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैंक्स भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है, एनबीएफसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है, करेक्ट। देखते हैं क्या होता है। कमर्शियल एंड रिटेल डिपॉजिट्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फंडिंग फॉर बैंक। ये क्या हुआ? कमर्शियल एंड रिटेल डिपॉजिट। हम और आप जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हिसाब से तो बैंक के लिए वो भी एक लायबिलिटी ही हुआ ना। और बैंक के लिए जो सोर्स है पैसे का, वो एक मेजर सोर्स है। क्यों? क्योंकि मैं, आप, दुनिया भर के लोग, हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक के लिए वो लायबिलिटी और एक मेजर सोर्स है उनका फंड्स का, ठीक है। चेकिंग अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट हम सबको पता है क्या होता है। दे प्रोवाइड ट्रांजैक्शन सर्विसेज एंड इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, पेज नो इंटरेस्ट। बेसिकली करंट अकाउंट टाइप हो गया फ्रॉम एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ऑपरेशनल डिपॉजिट, these are made by larger customer who require cash management, custody and clearing services, ठीक है। बेसिकली बैंक के अलग अलग सर्विस की बात है। सेविंग्स डिपॉजिट, बेसिकली हमारा सेविंग्स अकाउंट जो है, ठीक है। ये अब इसमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर वेरिएशन है। दे हैव स्टेटेड टर्म एंड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। दे टेक फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ओके। नॉन नेगोशिएबल सीडीज कैनॉट बी सोल्ड बिफोर मैच्योरिटी एंड अर्ली विड्रॉल ऑफ फंड इनकर्स पेनल्टी, ठीक है। Negotiable certificate of deposits can be sold in the open market before maturity as means of early withdrawal of funds। ये सब क्या है? ये सब सीडीज के बारे में, प्राइमरली यूएस में ये सब चलता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? Another source of short-term funding is borrowing excess reserve from other bank in the central bank fund market। तो ये क्या होता है ना, बैंकिंग में आपके कंट्री में बहुत सारे बैंक है, ठीक है, और एक आपके पास सेंट्रल बैंक भी है, करेक्ट। अब क्या है ना, सबका अपना इनफ्लो है फंड्स का और आउटफ्लो है। फंड्स में इनफ्लो है, आउटफ्लो है, फंड्स में इनफ्लो है, आउटफ्लो है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, इनफ्लो आउट, ठीक है। अब किसी बैंक में इनफ्लो ज्यादा हो सकता है, किसी बैंक में इनफ्लो कम हो सकता है, किसी बैंक में आउटफ्लो ज्यादा हो सकता है, किसी बैंक में आउटफ्लो कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकमिंग एंड आउटगोइंग एक्टिविटी। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि किसी बैंक के पास सरप्लस पैसा होगा और कोई बैंक को पैसे चाहिए होंगे, मतलब पैसा का डेफिसिट होगा? हो सकता है, ठीक है। अब एक फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या है? एक फाइनेंशियल सिस्टम का बेसिक काम है कि जिसके पास सरप्लस है उसको डेफिसिट के साथ मिलाना, ताकि फंड्स का मोबिलाइजेशन हो सके। इसीलिए सारे बैंकों ने मिलके ना एक सेंट्रल बैंक मार्केट बनाया, जिसमें बैंक क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, पूछती है कि भाई तेरे पास एक्स्ट्रा पैसे है क्या, मेरे को थोड़ा टाइम के लिए दे दे, मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा, आई विल गिव यू रिटर्न ऑन द मनी। आपस में एक दूसरे से बात करती है, भाई तेरे पास पैसे है, तेरे पास पैसे है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक बैंक को फंडिंग रिक्वायरमेंट है कुछ टाइम के लिए, तो वो दूसरे बैंक से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे बैंक के पास एक्स्ट्रा है, उसको तो कमाना है, वो तो चाहेगा कि वो लेंड करे, ठीक है। तो ये वही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू मोर कमर्शियल पेपर देन नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो कमर्शियल पेपर का भी ऑप्शन है इनके पास। Financial institutions often sponsor asset-backed commercial paper or type of short-term asset-backed security, the ABCP creation process। ये हम अभी छोड़ देंगे। जो भी एसेट बैक्ड रिलेटेड डिस्कशन है हम सब एक साथ करेंगे, डोंट वरी।
क्योंकि इसका एक टॉपिक है, इतना सुंदर टॉपिक है कि मुझे वेस्ट नहीं करना उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा के। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग। ठीक है, सपोज कोई कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, दूसरी कंपनी है कंपनी बी, ठीक है, या सपोज खाली एक ही कंपनी पकड़ता, सपोज कंपनी ए को ना $5,000 बोरो करने हैं, $5,000 बोरो करने, तो कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है हमने देखा। कंपनी के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो फिर वो लोन ले ले या वो बॉन्ड्स इशू कर दे। करेक्ट, बॉन्ड्स भी इशू करेगा तो कैसे इशू करेगा? या वो सिक्योर्ड कर सकता है या वो अनसिक्योर्ड कर सकता है। समझ आ रहा है? लोन में भी वो क्या कर सकता है, या वो सिक्योर्ड कर सकता है या वो अनसिक्योर्ड कर सकता है। करेक्ट, तो चार तरीके का वैरायटी हो गया। हम ना क्या करते हैं ना, ये तीन को अभी भूल जाते हैं कि ये तीन एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड सिक्योर्ड, बॉन्ड अनसिक्योर्ड, लोन अनसिक्योर्ड, अभी हम भूल जाता है। ठीक है, हम खाली फोकस करता है लोन अनसिक्योर्ड, सर लोन सिक्योर्ड। लोन सिक्योर्ड क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपनी ए कोई एक कोलैटरल देगी जिसका वैल्यू एटलीस्ट 5,000 से ज्यादा होगा। ठीक है, और इसके बदले इसको $5,000 मिलेंगे। करेक्ट, करेक्ट, ये हो गया। लेकिन जब ये कोलैटरल में दे रही है दूसरे कंपनी को या किसी को भी, यहाँ पे मेरे को एक आंसर करो कि यहाँ पे ओनरशिप किसका है, हु हैज द फाइनल ओनरशिप ऑफ द एसेट विच इज गिवन एज कोलैटरल, हु हैज द फाइनल ओनरशिप। यहाँ पे फाइनल ओनरशिप किसका है, हु हैज द ओनरशिप। ओनरशिप कंपनी ए का है कि जिसने लोन दिया है उसका है। देखो, अगर कंपनी ए लोन नहीं चुकाता तो जिसने लोन दिया है उसके पास राइट है वो एसेट बेच के पैसा रिकवर करने का, ये मैं मना नहीं कर रहा। बट आज के डेट पे ओनरशिप किसके पास है? कंपनी ए के पास है कि जिसने पैसा दिया उसके पास है? कंपनी ए के पास है। ये चीज पे तो अपने को क्लैरिटी है ना कि कंपनी ए इज द ओनर। अब मैं ना ये जो पूरा अग्रीमेंट है इसमें थोड़ा ट्विस्ट और छेड़ाछाड़ी करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई कंपनी ए, तू ना मुझे ये एसेट बेच दे, सेल दिस एसेट। तो जैसे ही मैंने बेचे, जैसे ही कंपनी ए ने बेचे, कंपनी ए को $5,000 आ गया। बट इसके साथ ना एक साथ में एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज यही एसेट, यही कंडीशन में तू वापस मेरे से खरीदेगा। एट 5150। मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले तुमसे एसेट खरीदा। खरीदा कितने में? $5,000 पे। जिस दिन मैंने खरीदा मैं उसी दिन तुम्हारे साथ अग्रीमेंट करूंगा कि भाई तू ये एसेट मेरे से आफ्टर 90 डेज 5150 में खरीद लेगा। तो इन एसेंस क्या हुआ, ये 90 डेज के पीरियड में, ये जो 90 डेज का पीरियड है इसमें ओनरशिप किसका है? ओनरशिप वो बंदे का है जिसने पैसे दिए, जिसने पैसे लैंड करे। तो यहाँ पे ओनरशिप चेंज हो गया। आफ्टर 90 डेज जब एसेट वापस खरीद लिया गया तो जिसने पैसे दिए तो उसको कितना मिला? उसको 5150 मिला। तो ये जो डिफरेंस है, क्या चीज का डिफरेंस?
बिटवीन द रीपर्चेज प्राइस एंड द इनिशियल सेल प्राइस, इसको मैं इंटरेस्ट बोल सकता हूं। दिस इज द इंटरेस्ट दैट आई हैव रिसीव्ड एज अ इन रिटर्न टू माई एक्टिविटी ऑफ बाइंग दैट एसेट। मैं इसको इंटरेस्ट बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को इंटरेस्ट मिला। अब इसमें फायदा क्या, अब इसका फायदा ये है ना कि ये 90 डेज के लिए तो एसेट तो मेरा हो गया ना, बुक्स में तो मैं एसेट दिखा सकता हूं। अब ये इट इज नो मोर अ लेंडिंग, इट इज एन एसेट। ये जो अग्रीमेंट है ना, ये पूरा अग्रीमेंट, इसको बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट। ये पूरा को बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट। और ये जो रेट है $150, ये जो $150 का रेट है, अगर इसको 150 को आप 5000 से डिवाइड करोगे तो ये जो रेट आएगा इन परसेंटेज, और फिर इसको एनुअल कन्वर्ट करोगे, बिकॉज ये तो 90 डेज था, इसको अगर एनुअलाइज करोगे तो जो रेट आएगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। ये इसको बोलते, ये पूरा अग्रीमेंट को बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट। और इसका जो रेट है, रेट क्या हुआ, मतलब जो $150 हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि 90 दिन के लिए $150 लगा, ये जो $150 को जब आप एनुअलाइज करोगे इन परसेंटेज टर्म, उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये अब इसका एक बार पढ़ते हैं क्या है, मतलब मोटा मोटा जो मैंने समझाया वही रीपर्चेज अग्रीमेंट है, यहाँ पे थोड़ा अंग्रेजी में समझेंगे क्या है, देखते हैं। अ रीपर्चेज अग्रीमेंट, रेपो, इज एन अग्रीमेंट by which one party sells a security to a counterparty with a commitment to buy it back at a later date at a pre-specified higher price। हमने क्या डिस्कस किया, आज मैं बेच रहा हूँ, 90 दिन या 100 दिन या एक डिसाइडेड डेट के बाद मैं इसको खरीदूंगा, लेकिन हायर प्राइस में खरीदूंगा। देखो, हाई प्री स्पेसिफाइड हायर प्राइस, और ये हायर प्राइस क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट देना है इसके ऊपर। The original purchase price is effectively a loan by the security buyer to the security seller with the security as collateral। देखो, जो हमने पूरा कहानी डिस्कस किया कि कोलैटरल दे सकता था, ये दे सकता था, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो एसेट बेच के वापस खरीदा, तो इन एसेंस वही हो रहा है कि कोलैटरल की तरह से दे दिया एसेट, लेकिन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन अलग है। यहाँ पे एसेट बेचा है, वहां पे कोलैटरल दिए थे। ठीक है, the difference between the repurchase price and the original purchase price accounts for the interest paid। The annualized interest rate implied by the difference between the two prices is repo rate। हमने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे जो $150 था उसको एनुअलाइज कर देंगे तो जो रेट मिलेगा इन परसेंटेज वो हो गया अपना रेपो रेट। ठीक है, चलो बढ़िया। रीपर्चेज अग्रीमेंट फॉर 1 डे इज नोन एज ओवरनाइट रेपो। इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि ये जो अग्रीमेंट है ना, ये एक दिन का भी हो सकता है। मतलब तू आज खरीद, मतलब मैं तेरे को आज बेचता हूँ, कल तेरे से मैं खरीद लूंगा, वो भी होता है, उसको बोलते हैं ओवरनाइट रेपो। एंड एन अग्रीमेंट कवरिंग अ लॉन्गर पीरियड इज नोन एज टर्म रेपो। टर्म रेपो मतलब हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 14 दिन, हो सकता है 15 दिन, वैसे। ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट टर्म कोलैटरलाइज्ड नेचर ऑफ अ रेपो and the fact that collateral is usually a high quality liquid sovereign bond, interest rates are customarily less than the rate of bank or other short term borrowing। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो सिक्योरिटी यहाँ पे यूज हुआ, जो बिका और वापस खरीदा गया, सिंस वो एक बहुत हाई क्वालिटी बॉन्ड होता है, मतलब लिटरली इट इज अ रिस्क फ्री बॉन्ड, क्योंकि सॉवरेन बॉन्ड बोला ना, हाईली लिक्विड भी होता है, तो ये जो लेंडिंग का एक्टिविटी हुआ ये बहुत सिक्योर एक्टिविटी है, इसीलिए जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है या रेपो रेट होता है, इट इज लोअर देन लेस देन द रेट ऑन बैंक लोन। मतलब बैंक लोन महंगा है, बैंक लोन इज एक्सपेंसिव। यहाँ पे यही बोल रहा है कि बैंक लोन इज एक्सपेंसिव देन रेपो रेट, लोन इज एक्सपेंसिव देन रेपो रेट। सिंपल, यहाँ पे यही कहानी बोला जा रहा है। ठीक है, although the transaction underlying the repo are described as sale and repurchase, the seller and borrower retains the right to the benefit of holding the asset। ये एक important twist है
देखो रीपर्चेस अग्रीमेंट में हमने क्या बोला कि भाई खरीदा बेची होता है, उसने पहले बेचा फिर खरीदा, लेकिन जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है दोनों को पता है कि यहाँ पे एक्चुअल सेल परचेस का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो जो वो प्रोडक्ट को लेके जो राइट्स है और जो लाइबिलिटी है वो ओरिजिनल बायर सेलर का ही रहता है, वो राइट्स नहीं चेंज होता बिकॉज ऑफ बाइंग और सेलिंग। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को नोट करना है। मेन यूजेस ऑफ रेपो, यहाँ पे रेपो के यूजेस दिए हुए, ये आप लोग पढ़ लेना, ये एकदम थ्योरी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेपो रेट, कब हायर होगा और वाइस वर्सा मतलब लोअर कब होगा, ये भी पढ़ लेना। फॉलोइंग आर रेपो रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेपो ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो, जब आप रेपो ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो तो आप क्या क्या रिस्क उठाते हो एज अ लेंडर। बोरोवर को थोड़ी ना रिस्क है, लेंडर को रिस्क है। क्या रिस्क है भाई, देखते हैं। पहला है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क कि भाई पैसे वापस नहीं दिए तो द लेंडर ऑफ द सिक्योरिटी फेल्स टू मेक द रीपर्चेस पेमेंट। डिफॉल्ट रिस्क तो हर ही लैंडिंग एक्टिविटी में रहेगा, चाहे मैंने बैंक लोन दी है, चाहे बॉन्ड इशू करा है, डिफॉल्ट रिस्क तो हर जगह रहेगा कि भाई जिसने पैसे लिए हैं वो पैसे चुकाएगा कि नहीं। कोलैटरल रिस्क रिलेटिंग टू द वैल्यू दैट कैन बी जनरेटेड फॉर कोलैटरल इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। कोलैटरल रिस्क एक इंपॉर्टेंट है, क्या है। सपोज, इसको समझते हैं। सपोज ए ने बी से $5,000 का रेपो अग्रीमेंट किया, ठीक है। ए को $5,000 मिले और ए ने ना उसके बदले $5,200 के $5,200 के एसेट दिए बी को, ठीक है। अब ये रेपो था 90 डेज का, ठीक है, और ए को बी को वापस करना था 5,100, ठीक है। अब ए ने आफ्टर 90 डेज हाथ उठा लिया कि भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब बी क्या करेगा, बी उसका एसेट लेगा जो उसने 5200 का वैल्यू किया था और बेचेगा मार्केट में। क्या होगा, अब इसमें ना टोटल तीन चॉइसेस है, या तो वो 5200 में बिकेगा, या उसका वैल्यू बढ़ गया होगा, मोर देन 5200 हो गया होगा, या उसका वैल्यू घट गया होगा, लेस देन 5200 हो गया होगा। तो कोलैटरल रिस्क क्या बोलता है ना, कोलैटरल रिस्क ये बोलता है कि इन सिचुएशन वेयर यू गो एंड ट्राई टू लिक्विडेट द बॉन्ड, तुमको अपने पैसे भी वापस नहीं आ रहे हैं, मे बी तुम उसको 4900 में ही सेल कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा तो नुकसान हो गया। भले ही तुम्हारे पास एसेट है जिसको तुम बेच रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारा नुकसान हो गया ना। यू वुड बी वेरी हैप्पी कि वो अगर 5100 अपना दे देता, तो उसने नहीं दिया, तुम मार्केट में बेचने जा रहे हो तो तुमको मिला ही 4900। समझ रहे हैं, तो ये रिस्क भी हो सकता है। एक है मार्जिनिंग रिस्क। मार्जिनिंग रिस्क क्या है, रिलेटिंग टू टाइमली एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ मार्जिन। ये क्या है ना, ये हम अभी समझेंगे, मेरे को 5 मिनट देना, टॉपिक है, ठीक है। लीगल रिस्क, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स्ड। अब ये ना बहुत जनरल रिस्क है। लीगल रिस्क तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक से बना नहीं, या कॉन्ट्रैक्ट में कोई लफड़ा था, तो वो है। नेटिंग एंड सेटलमेंट रिस्क। व्हाट इज नेटिंग एंड सेटलमेंट रिस्क, relating to the ability of netting of payment across different contracts with the same non-defaulting counterparty and the ability to settle the cash and collateral transaction। तो ये क्या बोल रहा है नेटिंग एंड सेटलमेंट। सपोज ए एंड बी ने मल्टीपल ऐसे ट्रांजैक्शन में हॉच पॉच कर दिया, अब लॉजिकली ए और बी तो उसको नेट सेटल ही करेगा ना। तो यहाँ पे ये बोलता है कि वो नेट सेटल में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। देखो ये सिक्योरिटी बायर है। सिक्योरिटी बायर कौन होता है, जो पैसे देता है, हु इज द लेंडर। सिक्योरिटी सेलर कौन हुआ, जो पैसे ले रहा है, हु इज द बोरोवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी बायर ने परचेस प्राइस पे सिक्योरिटी खरीदा, मतलब लोन अमाउंट दिया और कोलैटरल सिक्योरिटी ले लिया। फिर सिक्योरिटी बायर को क्या हुआ, उसने कोलैटरल सिक्योरिटी दिया और उसको फिर रीपर्चेस प्राइस पे सेल कर दिया, वहां पे उसने उसका इंटरेस्ट बना लिया, ठीक है। अब ना
पूरा रीपर्चेस का डिस्कशन में ना, रेपो का डिस्कशन में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। एक होता है इनिशियल मार्जिन और एक होता है वेरिएशन मार्जिन। इनिशियल मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ। सपोज तुम बोरोवर हो, ठीक है, सपोज तुम लेंडर हो, मैं तुम्हारे पास आया, बोला कि भाई मेरे पास ये $5,000 का एसेट है, तू मुझे लोन देगा क्या? तुम बोलोगे हाँ ठीक है भाई, लोन तो दे दूंगा, एसेट है, मेरा काम ही है लोन देना, तुम यही बोलोगे। अब बात होता है कि भाई तुम मेरे को कितना का लोन दोगे? अगर ये पूरा लोन सिक्योर्ड है तो विल यू गिव मी अ लोन विच इज हायर देन $5,000? Will you give me a loan which is equal to $5,000? And or will you give me a loan which is lower than $5,000? देखो कॉमन सेंस क्या बोलता है ना, कि तुम मेरे को ये थर्ड ऑप्शन में ही लोन दोगे। मतलब अगर मैं तुम्हें $5,000 का एसेट दे रहा हूं तो जो लोन का अमाउंट होगा वो $5,000 से गारंटी ही कम होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। मे बी तुम बोलोगे बॉस तुम मेरे को 5,000 एसेट का डॉलर का एसेट दे रहे हो, मैं तुमको मैक्सिमम 4500 का ही लोन दे पाऊंगा, उससे ज्यादा का मैं लोन दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक 10% का मार्जिन रखूंगा। मैं मार्जिन क्यों रखूंगा? इन केस अगर एसेट का वैल्यू गिर गया तो मेरे पास एक 10% का कुशन रहेगा, मैं पैसा रिकवर कर सकूं। तो ना ही तुम मेरे को $5,000 से ऊपर का लोन दोगे, ना ही तुम मेरे को $5,000 का लोन दोगे, तुम मेरे को हमेशा $5,000 से कम का लोन दोगे। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है मार्जिन, जो तुम अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए रखते हो, ये मार्जिन को बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। ठीक है, अब चलो हो गया, मैंने तुमको $5,000 का एसेट दिया, तूने मेरे को 4500 का लोन दे दिया। ठीक है, अब सपोज आफ्टर 1 मंथ ये जो 5,000 का एसेट दिया था ना, इसका कीमत गिर के हो गया 4500, और 4500 का ही लोन है। अब तुम क्या, तुम टेंशन में आ जाओगे, फिर तुम मेरे को फोन लगाओगे, बोलोगे देख भाई शुभम क्या हुआ है ना, तूने जो एसेट दिया था ना उसका कीमत आज का दिन पे 4500 है, और मैं अपने पास एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम 10% का कुशन रखता हूँ, तो भाई तेरे को $500 का और एसेट लाके मेरे को देना पड़ेगा, ताकि ये वापिस $5,000 हो जाए इन प्रिंसिपल। ये जो एक्टिविटी है, ये जो है इसको बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन। इन प्रिंसिपल, मैं अभी इन प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, टेक्निकली कुछ भी नहीं समझा रहा, खाली आपका दिमाग में समझते रहना चाहिए कि इनिशियल मार्जिन क्या होता है, वेरिएशन मार्जिन क्या होता है, अपने सब टेक्निकली समझेंगे, मोटा मोटा समझो अभी स्टोरी क्या चल रहा है, अपने स्टोरी में क्या बात कर रहे हैं, और अपने जो बात कर रहे हैं दिस इज नॉट फाइनेंस, दिस इज कॉमन सेंस। मतलब ये अगर मैं आपको नहीं भी पढ़ाता ना, तो मेरे को लगता है अगर आप मार्केट में जाके काम करोगे ना तो आप ऐसे ही एक्टिंग करोगे, यू विल एक्ट लाइक दिस ओनली। मेरे को पढ़ाने का भी दरकार नहीं है, बिकॉज ये कॉमन सेंस का चीज है। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन इज अप्लाइड ऑन द कोलैटरल टू एंश्योर दैट द लेंडर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ डिक्लाइन इन द वैल्यू। सिंपल है, क्या है, अगर लोन है इंटेंडेड फॉर 1 मिलियन एंड इनिशियल मार्जिन इज 5, तो मैं तुमसे 5% ज्यादा का वैल्यू का एसेट लूंगा। मतलब अगर $1 मिलियन का लोन लेना है तो मैं तुमसे $1.05 मिलियन का एसेट्स लूंगा। करेक्ट, यहाँ पे एक बाईबैक भी दे दिया है कि अगर 3% का रेपो रेट है तो बाईबैक कितना पे करोगे, तो 3% पे बाईबैक, 3% ज्यादा मेरे को देना पड़ेगा। हेयर कट का एक कॉन्सेप्ट है, हेयर कट क्या है, बेसिकली जो हेयर कट इज नथिंग बट डिस्काउंट अप्लाइड ऑन एसेट, सिंपल। बेसिकली हेयर कट क्या होता है बॉस, 5,000 का एसेट के अगेंस्ट 4500 का लोन दिया, तो ये मेरा हेयर कट है, और इसमें कोई हाई फाई फंडा अपने को लगाना नहीं है। ठीक है, व्हाट इज वेरिएशन मार्जिन। अब वेरिएशन मार्जिन को टेक्निकली समझते भाई क्या बोल रहा है। सपोज आफ्टर 30 days द वैल्यू ऑफ कोलैटरल फॉल्स टू 1.03 मिलियन। मतलब क्या था, इनिशियल ट्रांजेक्शन क्या होता, 1.05 मिलियन के अगेंस्ट 1 मिलियन का लोन गया था। ठीक है,
आफ्टर 30 डेज ये 1.05 मिलियन गिर के हो गया है 1.03 मिलियन, करेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को उससे और एसेट मंगाना पड़ेगा। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, देखो 1 मिलियन तो तुमको लोन दिया है, अब 30 दिन गए हैं तो उस पर ब्याज भी जुड़ेगा। व्हाट इज ब्याज? ब्याज इज इंटरेस्ट, तो 30 दिन का इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, ठीक है। और 5% तो मेरे को इनिशियल मार्जिन मेंटेन करना था, तो ये हुआ माइनस क्या, जो मेरा एसेट का वैल्यू है, तो क्या आया 0.226। इसका मतलब क्या है कि ये एसेट और मंगवाने पड़ेंगे, एसेट टू बी कॉल्ड। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हम जब वेरिएशन मार्जिन मंगा रहे हैं, हमने हमारा उस टाइम तक का इनकम भी जोड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें तो भाई, मैं मार्केट में सोशल सर्विस करने तो बैठा नहीं हूं ना, मैं तो अपना इनकम को भी प्रोटेक्ट करूंगा ना। आज के दिन पे अगर मैंने तुमको लेंडिंग दी, अगर मैंने अपनी लेंडिंग एक्टिविटी की है, मैं अपना इनकम को भी तो प्रोटेक्ट करूंगा ना मार्जिन से। ऐसा तो नहीं मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना इनकम को प्रोटेक्ट करा है, इनकम प्रोटेक्शन किया है, समझे? ठीक है, तो ये ना यहाँ पे अपने को क्वेश्चंस भी आता है, यहाँ पे अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इनिशियल मार्जिन, वेरिएशन मार्जिन और रेपो रेट से अपने को नॉर्मल प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन सब आते हैं। तो अपने को ये चैप्टर पे अगर कुछ चीज पे फोकस करना है तो वो है रेपो अग्रीमेंट्स। क्लियर है? चलो बढ़िया, अपने को क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड हाई यील्ड बॉन्ड्स। अपने देखे थे बॉन्ड्स का 3 कैटेगरी, याद करो हमने एक बॉक्स बनाया था, उस पे हमने क्या बोला था कि बॉन्ड्स का 3 कैटेगरी है। पहला था रिस्क फ्री, दूसरा था इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तीसरा था हाई यील्ड, करेक्ट। तो यहाँ पे वही है, हम कंपेयर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड हाई यील्ड कॉर्पोरेट इश्यूज बोथ मस्ट ऑफर हायर यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड, करेक्ट। चाहे जो भी इशू हो, लॉन्ग टर्म के लिए जब बॉन्ड इशू होता है तो हायर देना ही पड़ता है पैसा। However, difference in yield across maturity is likely to be greater for high yield issue due to higher spread offered on high yield debt। ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है तो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस रहेगा बिटवीन अ 1 ईयर बॉन्ड एंड अ 10 ईयर बॉन्ड, जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी लोअर व्हेन कंपेयर्ड इट विथ हाई यील्ड बॉन्ड। मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट ग्रेड का बॉन्ड है ईयर 1 और ईयर 10 का, सपोज इसमें एक्स है तो इसमें एक्स प्लस समथिंग रहेगा, ठीक है। बट अगर ये हाई यील्ड बॉन्ड है ना, तो इसमें एक्स और इसमें एक्स प्लस समथिंग रहेगा। तो ये जो डिफरेंस है वो हाई यील्ड बॉन्ड में ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हाई यील्ड बॉन्ड तो वैसे ही क्रेडिट रिस्क ही था, उसमें तुम हायर टाइम पीरियड का रिस्क और ऐड कर दिए, तो ये बॉन्ड तो वेरी हाई रिस्क में चला गया ना। समझ रहे हो? जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड क्या हुआ, ये हाई रिस्क हुआ, ईयर 10 वाला हाई रिस्क हुआ, लेकिन ईयर ईयर 10 हाई यील्ड वाला तो वेरी हाई रिस्क में चला गया, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा कॉम्पेंसेशन लगता है, ठीक है। मेजर डिफरेंस यहाँ पे कुछ नहीं है, अगेन थियोरेटिकल। डिफॉल्ट रिस्क एंड लॉस सेवरिटी नॉट अ प्राइमरी कंसर्न। यहाँ पे क्या है, रेटिंग डाउनग्रेड इज अ कंसर्न। यहाँ पे क्या है भैया, डिफॉल्ट रिस्क मतलब पैसे डूब जाएंगे, हाई यील्ड में पैसे डूब गए। क्रेडिट स्प्रेड स्मॉलर पोर्शन है, इसमें लार्जर पोर्शन है, यस। क्रेडिट स्प्रेड, अब ये सब टर्म ना अपन रेलिवेंट चैप्टर्स में समझेंगे, इसीलिए आप खाली अभी देख लो, ये सब का अपने डॉट कनेक्ट करेंगे जब अपना पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कॉविनेंट्स तो अपना पड़ा हुआ है। फेस फ्यूअर रेस्ट्रिक्टिव कॉविनेंट, हायर रेस्ट्रिक्टिव कॉविनेंट। हायर रेस्ट्रिक्टिव क्यों? क्योंकि भाई हाई यील्ड में रिस्क ज्यादा है, तो ज्यादा लफड़ाबाजी हो सकता है, तो लफड़ाबाजी को तो अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। स्टैंडर्डाइजेशन, यूजुअली मोर स्टैंडर्डाइज्ड, लेस स्टैंडर्डाइज्ड। कैश फ्लो अनसर्टेनिटी, अब कैश फ्लो अनसर्टेनिटी किस में हायर रहेगा, रिस्की में कि लेस रिस्की में? रिस्की में डेफिनेटली हायर रहेगा, तो वही है लो कैश फ्लो अनसर्टेनिटी मोर इक्विटी लाइक रिटर्न, मतलब हायर अनसर्टेनिटी, ठीक है। देखो इसके साथ अपना एक और रीडिंग खत्म हो गया, फिक्स्ड इनकम मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इशूअर। अपने इसमें मेजर 3 टॉपिक देखे। पहला, क्या क्या डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड हो सकता है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे रीपर्चेज अग्रीमेंट, और तीसरा अपने बेसिक देखे बिटवीन डिफरेंस बिटवीन आईजी एंड एचवाई। चलो ठीक है, आज के दिन के लिए इतना ठीक था।
नेक्स्ट डे अपन मिलेंगे जहां अपन करेंगे फिक्स्ड इनकम मार्केट फॉर गवर्नमेंट इशू। थैंक यू।